तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले ज़रूरी बात वो ये कि कल चूंकि आउटडोर था, मैं निठारी गया हुआ था। जो सैटरडे इंडिया पाकिस्तान मैच और उसके बाद अगले दिन अफगानिस्तान और जो इंग्लैंड के बीच मैच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का मैच तो ऐसा लगा था कि धोखा हुआ है। बड़ी तैयारी के साथ बैठा था, मैंने उस दिन छुट्टी भी ली, आप लोगों को कहानी भी नहीं सुनाई, बल्कि कुछ तो मेल आए कि सर 9 बजे से पहले मैच ख़त्म हो चुका है, अब तो कहानी सुना दीजिए। तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन हाँ, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं वो ये भी चाहते हैं कि मुकाबला नज़दीकी हो, ताकि वैसे जीतने में मज़ा आता है। वन साइडेड मैच कभी अच्छा नहीं लगता। पहले 25 ओवर में जब पाकिस्तान खेल रही थी तो लगा कि चलो आज थोड़ा सा मुकाबला तो होगा, 250, 280 के बीच बना लेगी। लेकिन जो उसके बाद धड़धड़ा कर विकेट गिरा, फिर वन साइडेड मैच। और जब इंडियन इनिंग शुरू हुई तो क्या कमाल की बैटिंग रोहित शर्मा आजकल कर रहे हैं। उनको खेलते हुए देखना अपने आप में एक खूबसूरत लम्हा होता है। क्या शॉट्स और क्या लंबे लंबे छक्के। तो खैर वो मैच उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि वन साइडेड बोरिंग लगा मुझे। मैच अब तक के वर्ल्ड कप का अगर कहें तो सबसे अच्छा मुझे लगा अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच का। मतलब सबसे बड़ा उलटफेर भी, और क्या खेला अफगानिस्तान की टीम ने। अफगानिस्तान की टीम जब अच्छा खेलती है तो दिल इसलिए भी खुश होता है कि अफगान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज भी वो ग्रेटर नोएडा में उनकी टीम जो है वो प्रैक्टिस करती है। तमाम मुश्किलों के बाद उन्होंने टीम बनाई और वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, उसको हराया। तो उम्मीद है कि अफगान आगे भी अच्छा खेले। और अफगान टीम के जो मेंटोर हैं वो कोई और नहीं है, अजय जडेजा हैं अपने। तो अजय जडेजा को भी सैल्यूट कि उन्होंने इस टीम को इतना बेहतर बनाया। और राशिद खान, फिर मुजीब, इन लोगों का तो कोई जवाब नहीं। नवीन उल हक, अब दिल्ली की पब्लिक ने खूब उस दिन विकेट लिया तो उनके भी नाम पुकारे गए थे ज़ोर ज़ोर से। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल मैंने निठारी जाकर आपको कहानी सुनाई थी। अब सुनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक कोर्ट किसी को बार बार फांसी की सज़ा दे रही है और उससे ऊपर की कोर्ट बार बार उस फांसी की सज़ा को मतलब मना कर रही है और उसको बरी कर रही है। तो आम आदमी यही सोचता कि ये कैसे यार, चलो किसी को फांसी की सज़ा हुई तो उम्र कैद बदल देंगे, कुछ कम कर देंगे, कुछ और होगा। ये क्या, एक कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी और दूसरी कोर्ट कह रही नहीं भैया तुम आज़ाद। तो ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मेल भी थे इस पर। तो सीबीआई की गाजियाबाद कोर्ट फांसी पे फांसी दे रही, करीब 15 फांसी तो दे चुकी थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट हर फांसी को किनारे कर बरी करता जा रहा है। तो क्यों, किस बिना पर बरी किया। देर रात कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की कॉपी हमें मिली। 308 पन्नों में पूरा फैसला है। और इस फैसले के जरिए आज आपको एक और सवाल का जवाब दूंगा कि हमारी देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई वो जांच कैसे करती है, एक केस को कैसे वो लोग जांच करते हैं। शायद लास्ट में सुनकर आपकी पता नहीं क्या राय होगी, लेकिन आप सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प है ये 308 पन्ने की कहानी पूरी निठारी की। क्योंकि इस कहानी में न सिर्फ ये सवाल उठा है कि सच में निठारी की उस D5 कोठी में 16 कत्ल हुए, क्या सच में सुरेंद्र कोहली आदमखोर है। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट के लाइन से, जो 2.5 लाइन है, उससे मैं आपको शुरू करता हूँ ये कहानी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अपने 308 पन्ने के फैसले में कहा। उसमें ये 2.5 लाइन भी है। इस लाइन से शुरू करता हूँ। तो फैसला निठारी का है और इसी निठारी पर याद आया कि कुकू FM के ऑडियो बुक पर निठारी कांड के खूनी किस्से। तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर जाएं और निठारी कांड के खूनी किस्से ये आप सुने। पूरा निठारी कांड, मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोहली और पंडेर बरी हो गए। लेकिन ये कांड, निठारी कांड था क्या, 2006 में कैसे सामने आया, 2004 से कैसे इसकी शुरुआत हुई, कोहली और पंडेर कैसे सीन में आए, पूरी डिटेल में कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस ऑडियो बुक को अब तक 40,000 से भी ज़्यादा लोग सुन चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी 4.6 की टॉप रेटिंग इसे और भी ख़ास बना देती है। तो
निठारी कांड के खूनी किस्से कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप जरूर सुनिए। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। इस पूरे केस की जांच को कचरा बना दिया। किसने? जांच एजेंसी। जांच एजेंसी कौन? सीबीआई। इस पूरे केस की जांच को कचरा बना दिया। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों तक की धज्जियां उड़ाई। इस पूरे केस की जांच को देखकर ऐसा लगता है जैसे गरीब नौकर को राक्षस बना देने की कोशिश हुई है। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये दो जस्टिस थे जिन्होंने यह फैसला दिया। पहली 2 लाइन जो है, 2.5 लाइन कि सीबीआई ने इस जांच का कचरा कर दिया और ये पूरी जांच और केस ऐसा लगा कि जैसे एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर पेश किया जा रहा है। और यहाँ गरीब नौकर का जो हवाला दिया गया है कोई और नहीं, सुरेंद्र कोहली है, जिसके बारे में कहा गया कि उसने बच्चों को मतलब मार कर फिर खाया भी। तो ये तो जजमेंट है। अब पूरी कहानी, कैसे ये सब बरी हुए, क्यों बरी हुए और सीबीआई ने इस केस का कचरा कैसे किया। चलिए, एक वीडियो आया था बहुत पहले, 2006-7 की बात है। सीबीआई ने 164 सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोहली का बयान दर्ज किया, वीडियो में, इन कैमरा। और उस वीडियो में उस वक्त हम लोगों ने भी चलाया था, आज तक पे चला था। उस वीडियो में अपना इकबालिया बयान दे रहा है सुरेंद्र कोहली और कह रहा है कि हाँ, 2007 का वीडियो है कि मैंने ऐसे बच्चों को मारा, ऐसे किया, कुछ बच्चों को मारकर पकाया, खाया, सारी बातें। अब वो वीडियो 164 का बयान कोर्ट में मान्य होता है। अब उस बयान का एक सीडी बना। सीबीआई कैसे काम करती है बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस सीडी को कोर्ट में पेश किया गया, गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में, जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट। सीडी वीडी सुना, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फांसी की सजा दे दी। अब वही वाला मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, इलाहाबाद, जिस पे बहस हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी वो सीडी आई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये सीडी तो है, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस सीडी में जो कुछ भी वो कह रहा है ये एडिटेड भी तो हो सकता है, आपने इसमें कुछ खेल किया हो, सीबीआई ने, आपने इसको अपने हिसाब से केस को मोड़ने के लिए इसमें कुछ एडिट कर दिया। सीबीआई वालों की तरफ से वकील ने कहा कि नहीं योर ऑनर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सीडी है, हमने तो लोअर कोर्ट में भी दिया था ये सीडी। और ये खुद कह रहा है कोहली अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है, इकरार कर रहा है। तो फिर जस्टिस अश्वनी और जस्टिस सैयद आफ्ताब, इन दोनों ने कहा सीबीआई के वकील से, ठीक है, ये सीडी सच्ची है, अच्छी है, मान लिया। जिस कैमरे में ये रिकॉर्डिंग हुई थी उसका मेमोरी चिप तो होगा जिसमें ये रिकॉर्डिंग होती है। अब वो चिप लाई ताकि हम देख लें, उसमें रॉ फुटेज होगा कि वो सारी बातें ऐसी हैं जो सीडी में है या अलग से इसमें कुछ है। अब सीबीआई के वकील ने कहा ठीक है, मेल ऑर्डर लाते हैं। सीबीआई से कहा गया, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी। अब वो सब बगले झांकने लगे, पता चला कि वो चिप ही गायब है। अब सोचिए, निठारी केस का एक इंपॉर्टेंट क्या, सबसे बड़ा एविडेंस, इंपॉर्टेंस इसलिए उसकी कि मैजिस्ट्रेट के सामने एक अक्यूज्ड बयान दे रहा है 164 के तहत। और अब वो बयान बाद में हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो वो कस्टडी में जेल चला गया, अब तो फैसले की बारी आ रही है। उस बयान को जिस कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, उस कैमरे का चिप सीबीआई ने अपनी कस्टडी में महफूज या सलामत रखा ही नहीं। जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने कहा कमाल है, फिर आपने सीबीआई की कोर्ट में क्या दिया था, निचली अदालत में। तो पता चला वहां पे भी इन्होंने सिर्फ सीडी दिया और सीबीआई की कोर्ट ने, निचली अदालत ने वो चिप मांगने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सीडी है।
लेकिन बड़ी अदालतें इसलिए फैसले को देखती हैं कि छोटी से छोटी चीज़ें कहीं छूट ना जाए। तो पता चला कि वो चिप ही गायब है। अब चिप गायब है। इवन हम अपने पेशे के बारे में बताता हूँ। जब अफजल गुरु का मैंने इंटरव्यू किया था तो ये मामला फिर कोर्ट में गया था, पटियाला हाउस में। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सम्मन आया था मेरे पास और हमें कहा गया था कि उस इंटरव्यू का पूरा रॉ फुटेज जो आपने उस वक्त रिकॉर्ड किया था वो टेप आप लेकर कोर्ट में आएंगे। जो ऑन एयर गया या इंटरव्यू जो मैंने आज तक पर दिखाया वो इंटरव्यू नहीं चाहिए, वो तो सबके पास है क्योंकि ऑन एयर गया, किसी ने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन जो आपने इंटरव्यू बैठकर लाइव रिकॉर्ड उस वक्त किया था वो पूरी रॉ फुटेज चाहिए, ताकि ये देखूं कि कुछ ऐसे तो नहीं है कि सवाल आप कुछ कर रहे हैं वो जवाब कुछ और दे रहा फिर आपने उसको एडिट कर दिया हो। तो मैं गया पटियाला हाउस कोर्ट में और वहाँ बाकायदा कोर्ट रूम में टीवी रखा गया और उस वक्त फिर VHS से वो टेप चला करीब 40 मिनट तक। भरी अदालत ने देखा। वो तमाम पार्लियामेंट अटैक के जितने भी आरोपी थे वो सब कटघरे में खड़े हुए थे, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था और जो गवाह हैं उनके कटघरे में, और मुझसे क्रॉस चेक भी हुआ सारा। तो ये हमें भी पता है कि हम जो करते हैं उसका रॉ फुटेज रखना होता है, जो भी ऐसी स्टोरीज होती हैं। अब CBI इतनी पुरानी जांच एजेंसी, इतने ज़हीन इसमें तजुर्बेकार लोग और इतना बड़ा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, उस CBI ने उस सुरेंद्र कोहली के इकबालिया बयान जो एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर रहा है उसके ओरिजिनल चिप को संभाल कर रखा ही नहीं, गायब। कोर्ट ने अपने बयान में बाकायदा इसका जिक्र किया और ये कहकर कि अब उस बयान की मान्यता मेरी नज़र में नहीं है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। CBI ने आगे, कोर्ट ने आगे कहा कि चलिए चिप गायब है, आपने मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का बयान दर्ज करवाया। बोले हाँ जी। मजिस्ट्रेट साहब का साइन है कि मेरे सामने आज इतने तारीख को इतने बजे सुरेंद्र कोहली का बयान दर्ज हो रहा है। CBI फिर बगले झांकने लगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुरेंद्र कोहली जो इकबालिया बयान दे रहा है कैमरे पर मजिस्ट्रेट के सामने, क्या उसके बाद कि उसने अपनी मर्जी से ये बयान दिया, उसने ये सारी बातें कही, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपने उसके दस्तखत लिए इस इंटरव्यू को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान? CBI फिर बगले झांकने लगी। अब कोर्ट ने कहा कि आपके पास उस इंटरव्यू का मेन मेमोरी चिप नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया उस मजिस्ट्रेट के साइन नहीं है किसी पेपर पर। जिस आरोपी ने इंटरव्यू दिया या उसके जिसके बयान रिकॉर्ड किए गए उस सुरेंद्र कोहली के किसी कागज़ पर साइन नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये जो कुछ भी बक रहा है वो कह रहा है वो सब सही है? क्या पता ये आपने पुलिस कस्टडी में बैठकर उसमें सारा हेर फेर करके कर दिया हो। ये एक पॉइंट बरी होने का आधार। अभी तो बहुत कुछ है। अब CBI जैसी संस्था से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि केस प्रॉपर्टी को संभाल कर न रखे। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पूरा केस है ये उसी इंटरव्यू में जो मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस कस्टडी में कोहली ने दिया था उसके बयान के ऊपर आधारित है। बयान क्या है? उसने कहा हाँ मैंने बच्चों को मारा, मैंने उसको कोठी के पीछे फेंका और टुकड़े किए, ये सारी चीज़ें। बोला हाँ जी। तो बोला जो शुरुआती सारे आपके पेपर हैं, सारे बयान थे, उसमें हर जुर्म में सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को अक्यूज थे। हर जुर्म दोनों ने बराबर बराबर किया, ये आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जैसे ही साल 1.5 साल बीता, सारा ठीकरा आपने सिर्फ कोहली पे डाल दिया, मुनिंदर सिंह पंढेर को साइड कर दिया। तो बोला जिस जांच की शुरुआत दोनों में पाए गए कि दोनों हैं, और सुरेंद्र कोहली का भी बयान है कि हमने किया, इन्होंने किया, धीरे धीरे आगे चलकर आपने एक के ऊपर तो सब कुछ लाद दिया, दूसरे को आपने किस ग्राउंड पे छोड़ दिया? उसके खिलाफ केसेस कम लगाए। जैसे 16 लगे थे कोहली पर, 6 ही लगे हैं मुनिंदर सिंह पंढेर पर। तो ये कैसे? अगर पूरा बयान ही के ऊपर केस टिका हुआ और कोहली जो भी कह रहा आपकी नज़र में सब सच है, तो फिर उसने पंढेर का भी नाम लिया, तो फिर पंढेर का सच को आपने पूरा क्यों नहीं माना? आपने उसको 10 केस से बरी क्यों कर दिया? और अगर कोहली झूठ बोल रहा था तो फिर उसकी बाकी बातें आप क्यों मान रहे हैं? यहां पे भी CBI फंस गई। आगे 308 पन्नों का फैसला, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पहलुओं को इस पे उठा रहा हूं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने, कि आपने इसके अलावा जब नोएडा पुलिस के पास ये केस था
तब आगरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम पहुंची थी 7 लोगों की, निठारी D5। CBI की एम्स की फॉरेंसिक टीम पहुंची थी कोठी पर। उन्होंने कहा 2-2 अलग अलग टीम गई, टीम के दिग्गज गए, बहुत सारे लोग गए, वहां से सारे जांच नमूने सब कुछ उठाए। मिला क्या? उन्होंने कहा कि जो आपके कागज में लिखा हुआ बरामदगी उसमें यह है कि एक येलो कलर का बेडशीट था, एक बेड था, एक गद्दा था, पर पूरे घर में कहीं से खून के कोई धब्बे नहीं मिले, इंसानी अंगों का कोई भी छोटा सा टुकड़ा नहीं मिला। हाँ, बाथरूम के वॉश बेसिन पर खून का एक कोई धब्बा जरूर दिखाई दिया था वॉश बेसिन में, उस धब्बे के अलावा कुछ नहीं मिला। अब वॉश बेसिन में खून का धब्बा कई बार ऐसा भी होता, कई बार लोग शेव करते हैं तो कट जाता, खून गिर सकता है, लेकिन चलो वो खून शेव करने वाले का नहीं गिरा, किसी और का गिरा। साबित कैसे होगा? साबित ऐसे होगा कि जो खून का वो धब्बा था, आप उसका फॉरेंसिक टेस्ट करेंगे। आप जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली है, या फिर जो घर के 2 लोग हैं जो आरोपी हैं, आप इनसे मैच कराएंगे। एक सोफे पर सीमन के स्टेन मिले, सीमन्स का धब्बा, वीरे का। उसकी जांच तो इन्होंने कराई, ना वो कोहली की मिली ना पंढेर की, तो किसी अननोन पर्सन की थी। वो अननोन पर्सन कौन? कभी आपने जांच की? किसी भी फैमिली मेंबर जो पीड़ित थे, विक्टिम थे, उनके DNA को लेकर जो खून के सैंपल और बाकी थोड़ी बहुत भी चीज़ें मिली, आपने उनसे उनका DNA का मैच कराया। सोचिए 2006, बहुत पुराने दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आदम ज़माने की, कि DNA इतना हुआ। 2006 में ये सब चीज़ें तो आ चुकी थी। तो आपने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस ढंग से कलेक्ट ही नहीं किया। आपने ब्लड के, सीमेंस के, जो बाकी चीज़ें मिली थी उसके आपने फॉरेंसिक जांच ही नहीं करवाई ढंग से, जिसकी वजह से कोई कड़ियाँ जुड़ी नहीं। यहां तक नहीं रुकी कोर्ट। अब कोर्ट आगे कहती है कि जो भी आपकी बरामदगी है, जो आपने कोठी की तलाशी ली, उसको देखते हुए कोर्ट तो ये मानने को ही तैयार नहीं, ये मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है, 2 बेंचों का, कि D5 के अंदर कोई कत्ल भी हुआ है। उनका कहना था कि 16 कत्ल हो एक कोठी के अंदर, उसके बाद लाश के टुकड़े हों, हड्डियां भी काटी जा रही हों, तो ठक ठक कट की या कोई भी ऐसी आवाज़ आएगी, किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरा, खुद बयान में ये कोहली ने कहा कि हमने लाश के टुकड़े करने के बाद घंटों उसको वॉशरूम या उसमें रखा है, बाथरूम में, और कई बार ऐसे वक्त में कुछ लोग भी आ गए कोठी में, तो बोला गर्मी के महीना, घंटों लाशें पड़ी हुई हैं और कभी किसी को बदबू तक नहीं आई, ये मैं कैसे मान लूँ? कोर्ट के जजमेंट में है कि आप 16 की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि D5 के अंदर एक भी मर्डर हुआ है, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड एक भी एविडेंस कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। इससे आगे एविडेंस, कोर्ट ने कहा कि आप, CBI ने कहा कि सुरेंद्र कोहली ने इकबाल ये इकरार किया था कि उसने लाश के टुकड़े करने के बाद उसको काले पॉलीथीन में डालता था, और D5 और D6 2 कोठियों के बीच में पीछे के इस तरफ एक नाला था, गंदा नाला, उसमें वो पॉलीथीन फेंकता रहता था। CBI के वकील ने कहा हाँ बिल्कुल सही है ये। तो उन्होंने कहा कि इसी रिपोर्ट में यह है कि वो जो नाला था वो सूखा नाला था, उसमें पानी नहीं थी, सारे कीचड़ वीचड़ से जमा हो चुका था, भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कायदे से जिस तादाद में वो पॉलीथीन फेंक रहा था, कुछ वक्त के बाद नाले के उस हिस्से पर उस पॉलीथीन का अंबार लग जाना चाहिए, एक पॉलीथीन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, दाएं बाएं, क्योंकि नाले के फ्लो का तो कोई जरिया नहीं था, पानी तो था नहीं, तो पॉलीथीन बहकर कहाँ जाए, तो वो पॉलीथीन वहीं पे होना चाहिए। लेकिन आपकी दूसरी रिपोर्ट ये कह रही है कि कुछ पॉलीथीन उस कोठी के नाले से 500 मीटर दूर, 400 मीटर दूर, 200 मीटर दूर मिल रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे? इसका जवाब नहीं था। अब आती है बात सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने पर, कि वो आदमखोर था कि नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो वीडियो में मजिस्ट्रेट के सामने उसने 164 के तहत बयान दिया था, उसमें उसने एक जगह कहा कि हाँ मैंने कुछ को खाया है। इसके अलावा कोई भी एक साइंटिफिक एविडेंस CBI की टीम इस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई
जिससे हम ये मान सकें कि कोहली आदमखोर है। उन्होंने कहा कि जो उसके कपड़े थे, जो किचन का इलाका था, फर्श, दीवार, आपके पाइप, बर्तन और कोहली के जितने भी कपड़े थे, उन सब में से कभी भी ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जो पता चले कि ह्यूमन ऑर्गन या कुछ ऐसी चीज़ें थी। यहाँ तक कि इन्होंने कहा हमने उसके दांत वांत भी चेक कराए थे, तो उन्होंने कहा उससे भी ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई रेशा नहीं मिला जिससे हम पता कर सकें कि ये एक आदमखोर था। उन्होंने कहा कि इस आदमखोर होने के बारे में सीबीआई ने उसके अपने ही बयान को छोड़ दें तो एक भी साइंटिफिक एविडेंस, सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। तो फिर हम कैसे मान लें कि यह आदमखोर था? यही नहीं, सीबीआई ने अपने फैसले में बार बार एक और बात कही, और वो ये जो फैसला था, बड़ी दिलचस्प एक उन्होंने बात कही कि आपके हिसाब से कहानी तो है, मोटिव गायब है। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे केस को एक दूसरा ही डायमेंशन एक तरह का दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपके हिसाब से निठारी कांड की पूरी कहानी एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की है। अय्याश मालिक वहां लड़कियों को बुलाता है, शराब पीता है, नौकर उनको देखता है, उसके जज्बात भड़कते हैं, फिर वो भी कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वो करने की हालत में नहीं है, और इसीलिए वो फिर छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाता है और उन्हें मार डालता है। ये कहानी है, बट इससे जुड़ा हुआ आपने एक भी सबूत नहीं दिया कोर्ट के सामने। मोटिव क्या था ये आपने बताया ही नहीं। तो जब मोटिव ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि यही कहानी सच है? सेम आरुषि में हुआ था। कोर्ट ने इसके बाद सबसे सीरियस पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जब निठारी कांड सामने आया तो आम लोगों, जर्नलिस्ट के अलावा खुद गवर्नमेंट और महिला बाल कल्याण जो विभाग है, उन्होंने ये बात बार बार कही थी कि इस निठारी कांड का संबंध ह्यूमन ऑर्गन के ट्रैफिकिंग से हो सकती है, मानव अंगों की तस्करी से हो सकती है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर। क्योंकि यहाँ सारे बच्चों के सिर्फ कंकाल मिले थे, जो सारे ऑर्गन्स थे वो सब तो थे नहीं। कोर्ट ने कहा कि सबसे जो बड़ी चीज बनती थी कि आपको इस पहलू पर जांच करनी चाहिए थी, वो ये कि जिस D5 कोठी में ये इंसिडेंट हुआ उसके ठीक बराबर में D6 कोठी है, और उस D6 कोठी का ओनर, मालिक, किडनी रैकेट में गिरफ्तार हो चुका था कुछ वक्त पहले ही। यानी ऑलरेडी वो सस्पिशियस था, उसके ऊपर इल्जाम था कि वो किडनी का रैकेट करता है, और उसी कोठी के बराबर वाली कोठी में 16 बच्चों का कत्ल होता है, और उसके बाद सिर्फ कंकाल मिलते हैं। अंगों का तो पता ही नहीं, पता किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि आप जिस हालत में मिली उसमें आप कैसे पता करेंगे कि किसका लीवर है कि नहीं, किसका दिल है कि नहीं, किसका गुर्दा है कि नहीं। तो इस एस्पेक्ट से, इस पहलू से आपने जांच नहीं की। ये मोटिव कमज़ोर है कि अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी है, बल्कि ये ज़्यादा कहीं सॉलिड एक तरह से डाउट क्रिएट कर रहा था कि शायद इस निठारी कांड के पीछे मानव अंगों की तस्करी ही मेन वजह थी। तो कोर्ट ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि सीबीआई ने इस पहलू पर जांच ही नहीं की, और इस मामले में जब भी उससे बात की गई गोलमोल जवाब दिया। और इतना ही नहीं, उस D6 के मालिक से भी सीबीआई ने कभी ढंग से पूछताछ नहीं की, ना उसको इंट्रोगेट किया, ना उसके बारे में छानबीन की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैप्स था जिसे सीबीआई के खिलाफ जाता है। इसके अलावा सीबीआई ने एक और जो अहम चीज़ उठाई, वो जजमेंट में कोर्ट ने जो कहा, 60 दिनों तक सुरेंद्र कोहली पुलिस और फिर सीबीआई की हिरासत में था, 60 डेज। उन्होंने कहा 60 दिनों में जो आपने रखा है, एक तो बहुत सारी चीज़ें इलीगल किया आपने, गैर कानूनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उसने कहा कि कायदे से इस दौरान में हर बार उसका मेडिकल होना चाहिए। उसको आप लोगों ने टॉर्चर किया, उसको आपने मेडिकल एड नहीं दिया, कोई वकील नहीं दिया, और मेडिकल का तो सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने उसका मेडिकल किया था, मेडिकल हम हमेशा कराते थे, कानून के दायरे में रहकर कराते थे। तो उन्होंने कहा ठीक, उन डॉक्टरों की पर्ची दीजिए जिन्होंने उन 60 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान सुरेंद्र कोहली की मेडिकल जांच की थी। सीबीआई एक भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साइन किया हुआ कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाया।
अब जो भी डॉक्टर किसी को देखता है, हम आप जाते हैं, अगर सर्दी खांसी बुखार भी हो तो एक डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख कर देता है, एक नुस्खा देता है, प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, और वो उस पर उसका साइन होता है, नाम होता है, स्टैंप होता है, और सरकारी काम में तो स्टैंप होता है। कोहली जब तक 60 दिन तक रहा, एक भी डॉक्टर जिसने उसका मेडिकल टेस्ट किया हो, किसी डॉक्टर के सिग्नेचर कोर्ट के सामने कभी पेश नहीं किया गया, क्योंकि शायद कोई डॉक्टर था ही नहीं। तो ये इलीगल था। तो जब इलीगल था और कस्टडी भी इलीगल एक तरह से हो गई, इतने दिनों तक आप उसको सारे नियम कानून को धज्जियां उड़ाकर रख रहे हैं, तो फिर उस कस्टडी में उसने जो भी कहा, जो भी बयान दिया, वो सब बेमाने हैं, सब बेकार है। तो कोर्ट ने यहां पर भी कहा कि ये जो सारी जांच की, इसमें आपने कानून का पालन नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई की इन तमाम पॉइंट्स के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और वो ये था कि ये जो कोहली के खिलाफ, आपने कोहली के खिलाफ पूरा केस बनाया 2 वजहों से। एक, खुद उसका इकबालिया बयान, और दूसरा उसका ये बताना कि पीछे कोठी के हमने मार के फेंका। उनका इकबालिया बयान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वीडियो से लेके सारी चीज़ें हमने देख लिया। दूसरा, आप कभी उसके इस बयान को छोड़कर उस पॉलिथीन के अंदर बने कंकाल और कोहली का आपस में लिंक नहीं जोड़ पाए, नंबर 1। नंबर 2, एक भी ऐसा चश्मदीद आप नहीं ढूंढ पाए, नहीं पेश कर पाए, जिन्होंने मौका वारदात पर यानी D5 के इर्द गिर्द सुरेंद्र कोहली या मुनिंदर सिंह पंढेर को किसी भी विक्टिम यानी बच्ची के साथ आखिरी बार देखा हो, किसी की चीख सुनी हो, कोई आवाज़ आई हो, किसी ने कोई इस हालत में देखा हो कि हाँ, तो एक भी विटनेस नहीं। और सबूत के नाम पर सिर्फ उसका एक बयान, कड़ियाँ जोड़ने के नाम पर आप पूरी तरह खाली, और जहाँ जहाँ जैसे जांच करनी चाहिए थी वो आपने उसको कचरा कर दिया। 308 पन्नों में ये पूरा फैसला था, और इन सबको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 फांसी के मामले में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था, सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। 2 फांसी के मामले में पंढेर को बरी कर दिया। अब कुल मिलाकर पंढेर 6 के 6 मामलों में बरी हो चुका है। कोहली के खिलाफ एक मामला भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला है, तो जब जांच का आलम ये होगा तो फिर अंजाम क्या होगा। याद आता है मुझे फिर वही आरोशी केस। सीबीआई की तो एक पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है ऐसे नाकाम केसों की। एक और धब्बा जुड़ गया कि इतना बड़ा केस, मतलब निठारी से बड़ा केस क्या होगा हाल के वक्त में, आप सोचिए। और उस केस का ऐसा हश, और बाकायदा कोर्ट नाम ले लेकर मतलब कह रही है कि आपने क्या किया, आपने कचरा कर दिया। तो ये थी उस फैसले की पूरी कहानी। बट कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रायान परवेज खान सिंधी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रायान। और ये भेजा है तौसीफ खान सिंधी ने। आफ्ताब अंसारी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आफ्ताब। इसके अलावा भाविका, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाविका जी। और ये भेजा है गीत कौर ने। साथ ही गामा यादव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गामा साहब। और राहुल यादव ने भेजा है। डॉक्टर अजय सिंह सोलंकी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय जी। और ये भेजा है भानु प्रताप सिंह ने। इसके अलावा हया अंसारी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हया। और हया का मतलब उर्दू में शर्म को कहते हैं। और इनकी सोनू अंसारी, उनकी बिटिया है ये। आर्या, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आर्या। और ये सागर राउत की बिटिया हैं। साथ ही मोहम्मद कैफ, कल इनका बर्थडे 18 को, पर इनकी गुजारिश थी, फरमाइश थी कि आप एडवांस में कर दीजिए, तो हैप्पी बर्थडे कैफ। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो आजकल सुर्खियों में है, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।